अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश करेंगे आज एक ऐसी शख्सियत को जो हमेशा खबरों में बने रहते हैं, कुछ करें न करें चर्चा में बने रहते हैं, कुछ बोलें न बोलें विवादों में बने रहते हैं। प्लीज वेलकम राज्यसभा के मेंबर, जाने माने नेता अमर सिंह। इस खास मुकदमे के लिए आज हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार राहुल देव। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज राहुल देव की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है। और मैं इल्जाम लगाऊं अमर सिंह पर। एक नजर डालते हैं उस पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड पर, जिसमें आज का यह खास मुकदमा चला जा रहा है जाने माने नेता अमर सिंह पर। भारतीय राजनीति में अमर सिंह की भूमिका हमेशा चर्चा में रही है। कभी मनमोहन सिंह की सरकार बचाने में तो कभी चंद्रशेखर की सरकार बनाने में अमर सिंह का नाम आया। अमिताभ बच्चन के मित्र के रूप में अमर सिंह दिखे, मुलायम सिंह के दिल में अमर सिंह बसे। हाल ही में अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो क्लिंटन और ट्रंप की तकरार में भी अमर सिंह का नाम आया। दुनिया चाहे फिल्म वालों की हो या उद्योगपतियों की, हर जगह अमर सिंह के अंतरंग मित्र मिलेंगे। आपकी अदालत में आज अमर सिंह से ऐसे ही इल्जामात पर सफाई मांगेंगे। तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अमर सिंह पर। आपकी अदालत में अमर सिंह पर आरोप है कि इन्होंने परिवार में झगड़ा करवाया। अमर सिंह जी, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, आपको याद होगा, ये अखिलेश यादव और डिंपल की शादी की हैं, जिसमें आप नजर आ रहे हैं, आपको केक खिला रहे हैं। दोनों पति पत्नी जी। डिंपल और अखिलेश यादव की शादी के लिए पार्टी दी थी, हर तस्वीर में आप हैं, तो बहुत करीब थे आप। करीब इतने थे कि मुलायम सिंह की शादी के लिए तैयार ही नहीं थे और बहुत चिढ़े हुए थे। तो मैंने कहा कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं इस शादी का एक भव्य आयोजन करूंगा, उसमें दोनों पति पत्नी हमारे बेटे और बहू की तरह जो विवाह का केक कटा, तो जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, केक का पहला टुकड़ा और उसका निवाला मेरे मुंह में उन्होंने डाला। मैंने इन्हें आशीर्वाद दिया। ये हंसी का मंजर है या तकलीफ का मंजर है, ये ख्वाब है या बेजारी है, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या है। देखिए, समझ में तो मुझे नहीं आ रहा। जिसको अखिलेश यादव अंकल कहते थे, जिस अंकल ने उनको पढ़ने भेजा ऑस्ट्रेलिया, जिस अंकल ने पढ़ने भेजा नहीं, साथ लेके गए, उनके लिए मकान खोजा, किचन के बर्तन खरीदे, किंग्स स्क्वायर में जाकर के घूमे फिरे, और जब तक वो स्थापित नहीं हो गए, पूरा साथ लेकर के वहाँ स्थापित करके उनको आए थे, भेजा नहीं था। चलिए, जिसको ले गए, पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, केक खिलाया, ऐसा क्या हो गया वो अखिलेश आज अंकल से नाराज हैं, अंकल को पसंद नहीं करते? मैं तो चाहूँगा अखिलेश मुझे अंकल बोले। आज स्थिति है कि दुनिया अखिलेश को अंकल बोल रही है, अब मैं अखिलेश को अंकल तो नहीं कह सकता। मेरी गलती है कि बेटा बड़ा हो गया। अमर सिंह जी, मुझे वो दिन ध्यान आ रहा है, समाजवादी पार्टी का सम्मेलन हुआ था थोड़े दिन पहले, जिसमें अखिलेश यादव ने बड़ा इमोशनल भाषण दिया था। आंख में आंसू है, गला भरा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि अमर सिंह जी मुलायम सिंह के साथ 3 घंटे बैठे, उसके बाद मुलायम सिंह जी ने मुझे निकालने का लेटर साइन कर दिया।
और जो टाइपराइटर है वो भी अमर सिंह जी के यहाँ से आया था। पहली बात तो ये कि आजकल टाइपराइटर जो है ऑब्सोलीट हो गया है। टाइपराइटर जो है वो म्यूजियम में रखने की चीज़ है। और मैं आपके शो के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मुलायम सिंह जी कृपया मुझे न फ़ोन करें न मुझे बुलाएं, क्योंकि पुराने मित्र हैं, फ़ोन करेंगे बुलाएंगे तो नैतिकता के आधार पर, विशेष रूप से अब जबकि वो एकदम अकेले हैं तो मेरा मन बड़ा भावुक हो जाता है, मैं जाता हूँ। लेकिन उसके बाद अगर वो अखिलेश के समर्थन में बयान दे दें तो उसका कोई श्रेय नहीं मिलता। विरोध में मैं बयान दे दें तो अंकल ने करवाया। देखिए, अखिलेश यादव ये तो मानते हैं कि उनको पार्टी से निकलवाने का काम आपने करवाया था। मैं क्यों करूँगा? मेरी 15 साल की 2 बच्चियाँ हैं। राजनीति की निर्ममता और क्रूरता को देख करके वो व्यथित हैं। उनको ना विधायक बनना है ना राजनीति में आना है। अभी वो पढ़ रही हैं। मेरा कोई बेटा नहीं है कि मैं अपनी विरासत उसको दूँ। मैं खुद राजनीति से बेजार परेशान हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से जब निकाला गया उसके बाद मैंने एक बयान दिया कि मुझे अर्थी कबूल है, टिकटार्थी होना कबूल नहीं। बेनी प्रसाद वर्मा ऐसे हमारे दूसरे वरिष्ठ साथी जो कैबिनेट मंत्री थे, बाकायदा पत्रकार सम्मेलन करके समाजवाद की कसम खा करके औपचारिक रूप से सम्मिलित हुए। मैंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी से एक बार निकाला जा चुका हूँ, वंस बीटन ट्वाइस साई, अब मैं समाजवादी पार्टी में वापस नहीं जाऊँगा। मैं उज्जैन में कुंभ में स्नान कर रहा था, मेरे पास अहमद पटेल का फ़ोन आया, बधाई हो, आपको राज्यसभा नामित कर दिया गया है। हमने क्या, राहुल गांधी ने कर दिया? बोले नहीं, मुलायम सिंह जी ने कर दिया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं राज्यसभा का सदस्य कैसे नामित हो गया। फिर मुलायम सिंह जी का बयान आया, पत्रकारों ने कहा वो दल में नहीं है, उन्होंने कहा हमारे दिल में है। तो मैं टिकटार्थियों के लिए की तरह टिकट नहीं मांग रहा हूँ। जब मैं टिकट के लिए औपचारिक रूप से मना कर रहा हूँ, मैं जब समाजवादी पार्टी में सम्मिलित नहीं हो रहा हूँ और इसके बावजूद मुलायम सिंह मुझे राज्यसभा का टिकट दे देते हैं, कहते हैं दल में नहीं है दिल में है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं बताता हूँ क्या दोष है जो अखिलेश यादव के मुताबिक। तो उन्होंने तो एक आर्टिकल कोट किया जिसमें आपने कहा कि अखिलेश यादव औरंगजेब हैं, मुलायम सिंह शाहजहां। टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छपी और उस खबर में भी हमारे हवाले से खबर नहीं है। यह उनका आकलन है कि मुलायम सिंह कैद हैं, मुलायम सिंह स्वच्छंद और स्वतंत्र नहीं है, उनके ऊपर निगरानी है। और यह कहने का मौका भी मुलायम सिंह नहीं दिया। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि मुझ पर निगरानी होती है, मुझसे कौन मिलता है इसकी सूचना लोग रखते हैं। तो एक पत्रकार का आकलन है। कुछ रीति जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। असल में बदनामी की कभी कभी कुछ वजह होती है, कहीं धुआं निकलता है तो कहीं आग तो होती है। हाँ हाँ होती है। तो अब मैं उस आग के उदाहरण आपको बताऊं। अमर सिंह जी, क्या वजह है अखिलेश यादव जिनका उदाहरण दिया जाता था, अपने उस पिता से नाराज जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, अपने उस चाचा शिवपाल से नाराज जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, अपने अंकल अमर सिंह से नाराज जिन्होंने पढ़ाया शादी करवाई, कोई तो वजह होगी। देखिए, जैविक पिता मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह की संतान है अखिलेश। जितना भी वो रुष्ट रहें तुष्ट रहें, इस तथ्य से भाग नहीं सकते। और लालन पालन उनका शिवपाल किए, उनके घर पर है, क्योंकि मुलायम सिंह व्यस्त रहते थे, इस तथ्य से भाग नहीं सकते। उनका विवाह से लेकर के पढ़ाई लिखाई और विवाहावस्था में उनकी किलकारियाँ जब हमने सुनी तो मैंने कोई निवेश नहीं किया व्यवसायी और बनिया की तरह कि ये लड़का एक दिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा इसलिए इन्वेस्ट करो। जीवन में लोग 3 तरह से मिलते हैं, एक भाव से, एक अभाव से और एक स्वभाव से। मैंने अखिलेश के साथ जो मेरे संबंध थे वो भाव से थे, भाव से हैं, ना अभाव से हैं, क्योंकि मुझे न तो अध्यक्ष बनना है ना मुख्यमंत्री, और ना स्वभाव से हैं, मुझे सेल्फी खिंचवा करके फेसबुक पे नहीं लगाना है। सत्ता का खेल बहुत ही विचित्र, बहुत अभूतपूर्व, कभी हम भूतपूर्व कभी तुम भूतपूर्व।
लेकिन अमर सिंह जी, ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, निकालने का, रखने का, वापस लेने का, ये आपके राज्यसभा मेंबर बनने के बाद, आपके पार्टी में पहुंचने के बाद ही क्यों शुरू हुआ? मुलायम सिंह के हम संबल रहे, मुलायम सिंह के हम आस्था रहे, लेकिन ये जो एकाएक परिवर्तन की जो शैली है, ये इस बीच हम जब मुलायम सिंह के साथ नहीं थे तब भी कई बार हुई। ममता बनर्जी का हम समर्थन करेंगे, आधे घंटे बाद हम प्रणब मुखर्जी के साथ हैं, उस समय तो अमर सिंह नहीं थे। तो मैं मुलायम सिंह जी क्या ये जो पहलवानी चरित्र है, एक दिन मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो हंसने लगे, कहने लगे आप में और हम में एक अंतर है, आप रिश्ते के लिए राजनीति छोड़ सकते हैं, हम राजनीति के लिए रिश्ते छोड़ सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा कि मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आदरणीय नेताजी, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, मुझे इसे मेरे सामने तोड़ दो। आपके छुटभइये, टटपूंजिए, 2 कौड़ी के लोग जो हमारा बक्सा उठाते थे, बेनी प्रसाद वर्मा के इलाके के लोग, अब वो मुझे बाहरी कह रहे हैं। तो मैं तो घोषित बाहरी हूँ, गजटेड बाहरी हूँ, बाहर निकल गया हूँ। तो अब तो आप कम बोलिए, अब आप मायावती के ऊपर आपके लोग हमला नहीं करते, आपके लोग बीजेपी पर हमला नहीं करते, मोदी जी पर, हम पर हमला करते हैं। तो क्या आप हमें मोदी जी और मायावती से ज़्यादा बड़ा आदमी मानते हैं, ज़्यादा बड़ा खतरा मानते हैं? जब मुलायम सिंह के दिमाग में ये बातें भरने वाले आप थे, शिवपाल के दिमाग में ये बातें भरने वाले आप थे। हमारे बंगाल में कहावत है, 2 कहावत है कि जब घर में नई बहू आती है और कोई सामान तोड़ देती है तो लोग बहू को कुछ नहीं कहती, सास, वो नौकरानी को कहती है, अरे तू दुष्ट, तूने एक बर्तन तोड़ दिया, ताकि बहू को संदेश हो जाए। तो झी के बकुनी दिए बहू के सिक्खा, मतलब नौकरानी को डांट कर बहू को शिक्षा। और दूसरा, वहाँ पर एक जमींदार के यहाँ नंद घोष नाम का एक आदमी था, तो लोगों ने कहा ये तो किसी काम का नहीं है, इसे आप क्यों रखे हैं? बोले हम तो जमींदार हैं, यहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं, तो आरोप को अपने सर पर लेने के लिए हमें एक आदमी रखना है। तो ये हमारे आरोपों को अपने सर पर लेने वाला व्यक्ति है, तो इसका नाम है जो तो दोष नंदो घोष, मतलब जो भी दोष होगा ये नंद घोष का होगा। तो सारे दोष अमर सिंह के हैं, तो आप नाराज हैं अखिलेश से क्योंकि उन्होंने आप पर सारे दोष लगा दिए? हम अखिलेश से बिल्कुल नाराज नहीं हैं। इसलिए नाराज नहीं है कि जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, दृष्टि और दिशा, अगर वो हमसे बिफर जाएं, बिगड़ जाएं, तो मैं उनसे क्यों नाराज हूँगा? मैं दुखी हो सकता हूँ, नाराज क्यों हूँ? देखिए, जो छपा वो मैं बता देता हूँ। आपने कहा आजकल ऐसा लग रहा है रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, बेटा करेगा राज, बेचारा बाप जंगल को जाएगा। कहा 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 ये कौन सा देश है? राज्य तिलक हो रहा है, सौतेली माँ ने कह दिया कैकेयी ने, मंथरा के कहने से। रामायण में लिखा है, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। उसके बाद भरत का त्याग देखिए, खड़ाऊ रख दिए। तो आज हम राम को भगवान मानते हैं और राम के नाम पर पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी राजनीति हो रही है। तो राम को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि पिता के कहने पर, सौतेली माता के कहने पर, जहां राज्य तिलक हो रहा था वो जंगल चले गए। श्रवण कुमार की पूजा क्यों होती है? अब देखिए, प्रॉब्लम यही है, आप चाहते हैं या तो अखिलेश यादव वनवास लेके जंगल में चले जाएं, या फिर श्रवण कुमार की तरह कंधे पे बहियां लेके चले जाएं। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आप उन्हें वनवास करवा रहे हैं। नहीं, अमर सिंह जी, आप तो कोशिश कर सकते थे सुलह कराने की दोनों में। हाँ कर सकते थे, तो क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पार्टी बना दिया। बिल्कुल कर सकते थे। ये दिल है मुश्किल का रणबीर कपूर हूं क्या मैं? कि अनुष्का शर्मा से एक तरफा प्यार करूं जिसे कोई बांट नहीं सकता। लेकिन आजम खान साहब की आपसे बहुत मोहब्बत है, वो हमेशा आपके बारे में कुछ न कुछ कहते हैं। आप मुलायम सिंह यादव का बर्थडे अटेंड करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि तूफान के साथ कूड़ा करकट भी आ जाता है। बिल्कुल सही है। जो
कोयले के खान का जो कूड़ा होता है उसी में कोहिनूर मिलता है, और उस कोहिनूर को कोई पारखी निकालता है, और जो सफाई करने वाला मामूली आदमी होता है जो झाड़ू पोछा करता है उसको कूड़ा ही दिखता है। तो आजम खान का स्तर वही है। मुझसे आजम खान के बारे में ना बुलवाइए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आजम खान ऐसा व्यक्ति मुझे रोज गालियां दे। अब कितनी गालियां देंगे? वो आपको दलाल कहते हैं, वो जयप्रदा जी को नाचने वाली कहते हैं, अब और कितनी गालियों का इंतजार करेंगे? मुझे दलाल कहते हैं, तो दलाल तो पंडित भी है जो वर वधू का पाणिग्रहण कराता है, दलाल तो डिप्लोमेट भी है जो दो देशों के बीच में समन्वय करवाता है, तो दलाल भी अच्छा काम करता है, लेकिन राष्ट्रद्रोही तो नहीं है जो कश्मीर को भारत का अंग नहीं बताते हैं। और जयप्रदा जी अच्छा नाचती है, उनका नाच आज तक चल रहा है, मुझे 9 लाख मंगवा दे रहे। तो अगर जो नृत्यांगनाएं हैं वो तो कलाकार हैं। मोरारजी देसाई ने रुक्मिणी देवी अरुंधले नाम की एक नाचने वाली नृत्यांगना को देश का राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा था। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम करने में बड़ी मेहनत लगती है, और ये जो जीभ है इसमें हड्डी नहीं है, बिना हड्डी की इस जीभ में किसी को दलाल कह देना, नाचने वाले कह देना, कश्मीर को भारत का अंग नहीं कह देना, नरेंद्र मोदी को रावण कह देना, मुजफ्फरनगर में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार का मजाक उड़ा देना, और सुप्रीम कोर्ट के डंडे पे डंडे को खा करके कातर भाव से कहना माफ करो मुझे, कान पकड़ता हूं, गलती से बोल दिया, आप नहीं बोलूंगा। ये है आजम खान। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं अमर सिंह, जो खुद कहते हैं कि नेता बने रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, चर्चा की, पर्चे की और खर्चे की, और तीनों उनके पास हैं। और आपकी अदालत में बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में अमर सिंह पर आरोप है कि इन्होंने बीजेपी के साथ सांठगांठ की। अब देखिए, ये बात अखिलेश दबी जबान से कहते हैं, रामगोपाल खुल के कहते हैं। वो कहते हैं कि अमर सिंह बीजेपी के एजेंट हैं और हमारी पार्टी को तोड़वाने का, हमारे परिवार को तोड़वाने का काम इन्होंने बीजेपी के कहने से किया है। देखिए, मैं किसी का एजेंट नहीं हो सकता। अगर हमको बीजेपी की नीतियों में विश्वास होगा तो मैं खुलेआम बीजेपी का साथ दूंगा। जैसे मैं बीजेपी में सम्मिलित नहीं हुआ, 2.5 साल से मैं नरेंद्र मोदी से नहीं मिला हूं, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे मेरे उनके अच्छे संबंध रहे, और 2.5 साल में मैं एक बार आपके कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी से मिला, एक बार एमजे अकबर के बेटी की शादी में मिला, एक बार हेमा मालिनी की बेटी की शादी में मिला, और जब भी मिलते हैं पूछते हैं भैया आपका स्वास्थ्य कैसा है। इससे ज़्यादा हमारी उनकी बात नहीं होती। और 2.5 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में न तो मैं, हाँ एक बार मैं प्रधानमंत्री निवास में सुभाष चंद्र जी की पुस्तक का विमोचन हुआ था, वहाँ पर उनके साथ चाय पी। मुलायम सिंह भी मेरे साथ थे और कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे भी थे। 50 लोगों के बीच में मुलाकात। तो मैंने भी देखा था, आपने भी देखा था। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी से मेरी 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई, फिर भी हमने नोटबंदी का समर्थन किया। अब ये बताइए कि नोटबंदी का समर्थन मैंने मैं नोटबंदी की बात भी आपसे पूछूंगा, लेकिन ये रामगोपाल जी ये कह रहे हैं कि इनाम मिला, जैसे ही समाजवादी पार्टी में झगड़ा हुआ, जैसे ही परिवार टूटा, अमर सिंह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा खतरा ज्ञानी व्यक्ति से होता है। यूपीए की सरकार ने मुझे सुरक्षा दी है, रिकॉर्ड देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है, सोनिया गांधी और चिदम्बरम ने दिया है। और हमारी जेड कैटेगरी की सुरक्षा कभी हटी ही नहीं, क्योंकि मेरे मुंह में पता नहीं इतनी वाचालता है कि किस को दुश्मन बनाता हूँ। तो हरदम आईबी का इनपुट रहता है कि इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो सुरक्षा मुझे लगातार जेड क्लास की हर निरंतरता से मिलती रही। वो कहते हैं कि अमर सिंह जी अब मुख्यमंत्री पर दबाव डाल रहे थे। झगड़ा सारा इस बात का है कि एक उद्योगपति को 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया जाए आगरा के पास में फिल्म सिटी बनाने। एकदम झूठ है। और अगर 1 कौड़ी का लाभ अखिलेश यादव ने मुझे पहुंचाया है, 1 कौड़ी का, मैं कह रहा हूं, मैं उनको चुनौती देता हूं, न्यायिक जांच करा लें,
सिटिंग जज की जांच करा लें, वो बता दें कि पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन में, वो लंबी सड़क जो उन्होंने बनाई है उसमें उनके चहते अफसरों ने कितने करोड़ का, कितने लाख का ठेका दिया है। एक बंगाल का कोई बंगाली पकड़ के लाए हैं चिड़ियाघर से, जो रसगुल्ले की तरह हिंदी बोलता है, हम कोरता है, हम बोलता है, और अमर सिंह धांधा कोरने आया है। ये कहा आप समाजवादी पार्टी में वापस ले आए क्योंकि कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। धोंधा करने आया है। हमारा कोई धोंधा किरण में नाम दो, उत्तर प्रदेश में नोई है, जो है केरला में है, बेंगलोर में है, तुम्हारे उत्तर प्रदेश में कुछ नोई है। तुम बंगाल छोड़ करके यूपी में धंधा करने आया है। लेकिन ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी से आपकी साठगांठ है, इसलिए भी इसका शक हुआ कि जब नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, पूरी समाजवादी पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव गली गली में जाकर कह रहे हैं कि जनता को लाइनों में लगा दिया। आपने कहा कि बड़ा हिम्मत का काम किया मोदी जी ने। देखिए ऐसा है, मोदी जी आरएसएस के प्रचारक होंगे, मोदी जी बीजेपी के मेंबर होंगे, लेकिन क्या भारी मतों से वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने? मोदी जी क्या सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं? हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और जब हम बच्चे थे तो हमारे देश में खाना नहीं था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आप एक दिन खाना मत खाइए सोमवार को। तो सोमवार को हमारे घर में खाना नहीं बनता था और कईयों के घर में खाना नहीं बनता था, क्योंकि खाना देश में गेहूं नहीं था, अमेरिका से आ रहा था। ये 60s की बात है। तो अगर हम शास्त्री जी के कहने से खाना छोड़ सकते हैं, तो मोदी जी की अपील पर 50 दिन के लिए तकलीफ नहीं झेल सकते। और अब आप बताइए, नोटबंदी का विरोध उन लोगों ने किया जिनके पास अकूत धन था। हम तो हरदम प्लास्टिक मनी पर जीवित रहते हैं, लेकिन गरीबों को तकलीफ हुई, जिन गरीबों को तकलीफ हुई उसके लिए प्रधानमंत्री रोए और रोते हुए कहा कि हमें 50 दिन का टाइम दे दो, हम ठीक कर देंगे। जब उन्होंने एक स्कीम चलाई मोदी जी ने, और उस स्कीम में मोदी जी ने कहा कि दे दो रुपया काला धन, सफ़ेद हो जाओ, नहीं तो खून के आंसू रुलाऊंगा। लोगों ने सोचा कि ऐसे ही करें। लेकिन मोदी जी के बारे में मैं एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि उनका परिवार नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, और उनकी कोई विरासत की सियासत नहीं है कि उनके बाप मुलायम सिंह थे, मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह जी की कोई विरासत नहीं है। मुलायम सिंह और मोदी इस मामले में एक ऐसे हैं। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, श्रृंखला चली आ रही है पुस्तों की, विरासत, सियासत और तिजारत की। लेकिन मोदी जी की कोई ऐसी बात नहीं है। यही नरेश अग्रवाल ने सबसे पहले कहा था चाय वाला, फिर उसको दोहराया मणिशंकर अय्यर ने। उसी को मुद्दा बना लिया मोदी जी ने कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। अब्राहम लिंकन तो जूता पॉलिश करते थे, जूते की मरम्मत करते थे, राष्ट्रपति बन गए। हम भी एक गरीब परिवार से आए हैं, आज आपके यहाँ बैठे हैं। अखिलेश यादव जी ने तो ये भी कहा था कि हमारे पास अगर 10 MLA होते तो क्या बुलाते। मुझे अच्छा लगा आपने कहा कि अगर आप अपने पिता का सम्मान करते तो और अधिक सम्मान से बुलाते। मेरे पास तो मेरा कपड़ा है और कुछ नहीं है। चंद्रशेखर जी के पास कोई व्यक्ति नहीं था, कोई MLA MP नहीं था। गांधी जी कभी चुनाव नहीं लड़े, जयप्रकाश नारायण कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, ना MLA बने ना MP बने। तो क्या छोटे लोग थे? यहाँ हमारे जज साहब आज बैठे हैं, ये कोई चुनाव नहीं लड़े, आप कभी कोई चुनाव नहीं लड़े। और आज आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक का युग है, जिसमें कई आंखें आपने लगाई हुई है, ये बहुत खतरनाक आंखें हैं। बोला हुआ एक एक शब्द कैद होता है, और संभल के नहीं बोलेंगे तो आप तुरंत दिखाएंगे अमर सिंह तब, अमर सिंह अब। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर, और अगर मैं कहता नोटबंदी का विरोध करता, तो आप भी कह देते अरे अमर सिंह के पास बहुत पैसा, कूड़ा हो गया इसलिए बोल रहा है। आपकी अदालत में आज सवालात और इल्जामात के घेरे में हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह। अमर सिंह पर अगला इल्जाम आपकी अदालत में। आपकी अदालत में
अमर सिंह पर इल्जाम है कि ये राजनीति की दुनिया के स्टंटमैन हैं। अमर सिंह जी, बड़े बड़े खानदान हैं इस देश के। जब अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन की लड़ाई हुई तो आपका नाम आया, राहुल बजाज और कुशाग्र बजाज की लड़ाई हुई तो आपका नाम आया, फिर अनिल अंबानी मुकेश अंबानी की लड़ाई हुई तो अमर सिंह उसमें नजर आए, और अब संजय दत्त और प्रिया दत्त का झगड़ा हुआ उसमें भी अमर सिंह का हाथ। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने मेरी तुलना तो श्री कृष्ण से कर दी। जब कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई तो श्री कृष्ण नजर आए। जब दुशासन ने द्रौपदी का केस खींचा तो श्री कृष्ण नजर आए। जब दुर्योधन ने अपनी भावज की का चीरहरण किया तो श्री कृष्ण नजर आए। मैं कृष्ण का उपासक, समर्थक और गीता का विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं उन्हें पसंद नहीं करता। कितनों की हिम्मत है जो मुकेश अंबानी ऐसे बड़े धन पति के लिए ऐसा कहते। मैं कह रहा हूँ खुलेआम, मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे अनिल अंबानी भाई की तरह पसंद है। और जब दोनों में झगड़ा हुआ था तो लोगों ने कहा कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के मुकाबले नकली अंबानी है। तो हमने कहा कि दिल लगा गधी से परी क्या चीज़ है। और दूसरी बात, कुशाग्र बजाज और राहुल बजाज में लोगों ने कहा राहुल बजाज बड़ा है, कुशाग्र बजाज छोटा है और खोटा है। तो मैंने कहा कि सिक्का चाहे छोटा और खोटा हो, जो अपना है वही काम आता है। तो मैं किसी बलवान के साथ कभी नहीं रहा। और जहाँ तक श्री अमिताभ बच्चन का सवाल है, अमिताभ बच्चन मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े भाई हैं और हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। मेरे अपने सगे भाई से मेरे संबंध नहीं है जितने मेरे उनसे संबंध हैं। लेकिन एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगी, बच्चन परिवार, अंबानी परिवार, बजाज परिवार, अगर हर परिवार में एक धुरी की तरह मेरी वजह से सत्ता और शक्ति का संतुलन बिगड़ता है तो इसका मतलब मुझ में कुछ बात है जो औरों में नहीं। शरद यादव ने कहा कि अमर सिंह राजनीति में नाचने गाने वालों को लेकर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अमर सिंह ने राजनीति को फ्रिवलस बना दिया है। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। रावण की भूमिका करने वाले अरविंद त्रिवेदी, सीता बनी दीपिका चालिहा, कृष्ण बने नितिन भारद्वाज, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, लंबी कतार है। और ये सब एनडीए में हैं जिसकी जमात वो हैं। तो अगर नाचने गाने वाले लोग शरद यादव की नौटंकी करें तो बहुत अच्छा है। अगर अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, राजेश खन्ना, यह सब लोग कांग्रेस के साथ रहें, यहाँ तक कि नगमा और शक्ति कपूर भी चलेंगे और असरानी और पेंटल भी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी में संजय दत्त, जयाप्रदा और मनोज तिवारी आ जाएंगे तो बड़ी समस्या है। क्योंकि इटावा और सैफई के गांव में भैंस की पीठ पर बैठने वाला मुलायम सिंह अब जाति वर्ग के साथ नहीं दिखना चाहिए। क्लिंटन के साथ दिखने का अधिकार सिर्फ चिकने चुपड़े लोगों को है। एक गरीब घर का लड़का बिल क्लिंटन के साथ खाना क्यों खाए? एक गरीब घर का लड़का अमिताभ बच्चन के साथ क्यों घूमे? एक गरीब घर का लड़का ऐश्वर्या राय के साथ क्यों दिखे? अमर सिंह जी, इसलिए कि आपकी पार्टी के पास इतने सितारे हैं। अगर लिस्ट बनाए, जयाप्रदा, जया बच्चन, संजय दत्त, मनोज तिवारी, डिम्पल कपाड़िया आपकी दोस्त हैं, अक्षय कुमार को आप किसी इलेक्शन लड़ा सकते हैं, सोनू निगम को आप इलेक्शन लड़ा सकते हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो कभी कभी ये लगता है कि अगर आपकी पार्टी चाहे तो यशराज फिल्म्स को चुनौती दे सकती है, उससे बड़ी एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म में आप बना सकते हैं। देखिए, राजनीति का ये दोहरा दोगलापन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के पास भी फेरिस्त लंबी, नगमा, गुफी पेंटल, जीनत अमान, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। शक नहीं कि आप बिल क्लिंटन को भी जानते हैं और हिलरी क्लिंटन से भी आपके रिश्ते हैं। बिल क्लिंटन हमारे दोस्त हैं, हिलरी क्लिंटन भी मेरी दोस्त हैं। जलने वाला जला करें, किस्मत हमारे साथ है।
लेकिन अमर सिंह जी, इस बात का संतोष जरूर होगा कि बड़ा बाजार का रहने वाला एक लड़का, उसके नाम की गूंज 10 जनपथ में भी होती है और उसके नाम की गूंज अमेरिका के सेनेट में भी होती है। देखिए, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। अगर लिखा हुआ है, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। जो प्रारब्ध में भगवान ने लिख दिया वो होगा। मैं तो ईश्वर में और ईश्वर के बाद प्रारब्ध और कर्म में विश्वास करता हूँ। कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। माननीय अमर सिंह जी, हमने बार बार ये देखा टीवी में या सुना कि आपके बड़े लोग ही आपके मित्र हैं। क्या कोई गरीब भी आपका मित्र है? कलकत्ते के बड़े बाजार में जहाँ मैं रहा हूँ, वहाँ से तमाम मित्र हैं, सैकड़ों मित्र हैं। अब भी उनके यहाँ विवाह होता है, समारोह होता है, मैं जाता हूँ। लेकिन वो इतने साधारण लोग हैं, इतने पीछे रुक गए लोग हैं कि उनके बारे में अगर वो हमारे साथ रहते भी हैं तो कोई खबर नहीं बनती। लेकिन जो हमारे बहुत नज़दीक के मित्र हैं वो सब हरदम बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है। श्री अमिताभ बच्चन हमारे मित्र हर मौसम में रहे। बीच में जब उनके इतने अच्छे दिन नहीं थे, जब कई लोग हमसे कहते थे कि आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं, इनका टाइम ख़त्म हो गया है, बहुत पत्रकार साथी कहते थे, तो हमारी मित्रता उनके स्टारडम से नहीं, उन व्यक्ति से है। जब उनके साथ के सभी कलाकार ढल चुके हैं, वो अब भी काम कर रहे हैं और उनका तेज ओजस्वी है। सिर्फ काम नहीं कर रहे, वो 18 साल की लड़कियों के साथ स्क्रीन पर रोमांस कर रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा ना कि अब हिलरी क्लिंटन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, वह पीछे रह गई। लोगों ने कहा अमर सिंह जी आपका दुर्भाग्य है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गई। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर विधि के विधान में लिखा है कि हमारे साथ के लोग उनका उद्भव होगा, तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उनकी बड़ी कृपा है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं अमर सिंह जी कि जिनके बारे में मीडिया भी जानता है, जो बड़े लोग भी हैं, लेकिन वो आपके दोस्त नहीं बन पाए। शाहरुख खान एक है। अब देखिए, शाहरुख खान कलाकार हैं और मैं कलाकारों का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोलूँगा। और मेरे लिए तो यही बहुत सौभाग्य की बात है कि वो मेरा नाम लेते हैं। सिर्फ नाम नहीं लेते, मैंने देखा एक टीवी के शो में उन्होंने कहा कि अमर सिंह को जब देखता हूं तो उनकी आंखों में दरिंदगी नजर आती है। चलिए, शाहरुख खान उनके ऐसे व्यक्ति को मेरी आंखों में कुछ तो नजर आता है। ये अपने आप में कम उपलब्धि नहीं है कि लव मी, हेट मी, बट फॉर हेवंस सेक डोंट इग्नोर मी। किसी हीरोइन के साथ दिखूं तो खबर बनती है। अमिताभ बच्चन के साथ आप बार बार दिखाई देते थे, खबर बनती थी, लेकिन आजकल नजर नहीं आते उनके साथ। देखिए, अमिताभ बच्चन जी के साथ हमारे बहुत ही भावनात्मक संबंध, पारिवारिक संबंध रहे हैं 20 वर्षों तक, और उस संबंध की मर्यादा का मैं पूरा निर्वहन करता था, करता हूं, करता रहूंगा। लेकिन जया बच्चन जी, उनकी अर्धांगिनी, जब मुलायम सिंह जी ने मुझे समाजवादी पार्टी से पुत्र मोह में, परिवार मोह में निष्कासित किया, तो 4 महीने तक हमारी बीमारी में अमिताभ जी और जया जी दोनों साथ रहे। मेरे जीवन मृत्यु के संघर्ष को उन्होंने देखा, पति पत्नी ने। उस समय मैंने उनको परिवार माना, उन्हें अपने परिवार का मुखिया, उन्हें अपनी भाभी, उनके बेटे को अपनी बेटियों से ज़्यादा अपना बेटा, ऐश्वर्या को अपनी पुत्रवधू। मेरे लिए वो ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं, अभिषेक बच्चन है और अमिताभ बच्चन नहीं है। लेकिन जया बच्चन जी ने मुझे ये कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए करें तो लोग भी आपके लिए करें, और मैं आपके दृष्टिकोण का सम्मान करती हूँ, आप मेरे दृष्टिकोण का सम्मान करिए। और उनका दृष्टिकोण यह था कि राज्यसभा का एक और सत्र उन्हें मिल जाए। और मैं आज स्पष्ट कर दूं
कि अभिषेक, ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन, इनका विरोध था उनके राज्यसभा में जाने के लिए मेरी कीमत पर। तो 3:1 के वोट से अमिताभ बच्चन जी ने मुलायम सिंह को मना किया, लेकिन जया बच्चन जी राज्यसभा में जाने के लिए बहुत अधीर और व्याकुल थी और उनकी सहमति से ही मुलायम सिंह जी ने उनको दिया। तो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो जया बच्चन जी राज्यसभा में गई अथवा नहीं गई, मैंने तो उनको बधाई भी दी थी। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि क्या अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ होता या अमिताभ बच्चन जी उनके पति के साथ ऐसा होता जैसा उनके देवर के साथ हुआ। तो उन्होंने देवर और राजनीति में कुर्सी और देवर में उन्होंने कुर्सी को चुना। इससे मैं बहुत व्यथित हूँ और मैं जया बच्चन जी से मेरी पीड़ा मुलायम सिंह से ज़्यादा है, क्योंकि मुलायम सिंह तो राजनीतिक जानवर है, पॉलिटिकल एनिमल है, वो राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सुसंस्कृत सभ्य बच्चन परिवार की मालकिन के घर की मालकिन से मुझे ऐसी आशा नहीं थी। तो इस पीड़ा के कारण मैं अमिताभ बच्चन के घर पर जो रुकता था मैंने रुकना बंद कर दिया और मैं उनका बड़ा आदर करता हूं और अमिताभ बच्चन जी के इस जज्बे का भी आदर करता हूं कि उन्होंने मुलायम सिंह जी को फ़ोन करके कहा कि जिस दिन आपने अमर सिंह जी को निकाला उसी दिन जया को आपका दल छोड़ देना चाहिए था। उस जज्बे का आदर करते हुए मैं कहूँगा कि मैं जीवन पर्यंत उनका आदर करूँगा, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप अपनी पत्नी के साथ मत रहिए। और जब भी जया जी मुझे दिखाई देंगी तो मेरे अंदर उनका वह आचरण और उनकी बातें सूल की तरह मुझे पीड़ा देंगी, इसलिए बच्चन परिवार के साथ मैं नहीं दिखता। लेकिन ये सही है कि 20 साल से जब भी कोई नई फिल्म बनती थी इस परिवार के सदस्य की तो उस रील को लेकर आप उसकी पूजा करते थे। बिल्कुल सही। और पिछली 4 फिल्मों में आपने पूजा नहीं की और चारों फिल्में फ्लॉप हो गई। देखिए, रावण खेलेंगे हम जी जान से, एक्शन रिप्ले और गेम, ये चारों फिल्मों के फ्लॉप होने का मुझे बहुत कष्ट है, क्योंकि रावण में अभिषेक और ऐश्वर्या हैं, एक्शन रिप्ले में भी ऐश्वर्या है, गेम में अभिषेक हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा क्योंकि उस घर में अब मेरा आना जाना नहीं है, तो इसलिए मैं पूजा कैसे करूं। अक्सर फिल्म हम और अमिताभ जी देखते थे और सत्यनारायण की कथा करते थे। ये सत्य है कि ऐसा हमने 4 फिल्मों के लिए नहीं किया है। ये बाप ने नई बात उठाई है, मैंने कभी, मेरे दिमाग में बात नहीं आई, तो अगर ऐसा है तो मैं अपने को दोषी समझता हूँ। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं देश के सबसे चर्चित राजनेता अमर सिंह पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में अमर सिंह पर आरोप है कि इन्होंने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ किया। अमर सिंह जी, कुछ ऐसी बातें मैं जानना चाहता हूं आपसे जिनको आज तक आप जनता से छुपाते रहे हैं। ये सच है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था आपकी किडनियां फेल हो चुकी थी, आप लगभग खत्म होने के कगार पर थे, डॉक्टर्स की चेतावनी के बावजूद आप घूम कर पार्टी का प्रचार करते रहे, आप बेहोश हो जाते थे, खून की उल्टियां आती थी। ये बिल्कुल सच है और मुझे अच्छी तरह से याद है कि संजय दत्त जी और जया बच्चन जी और ज़्यादा संजय दत्त, लोग ये समझते हैं कि वो समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे थे 2 महीने तक। वो प्रचार नहीं कर रहे थे, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो 2 महीने तक हमारे साथ साई की तरह रहने के लिए मेरे साथ थे। वो मुझे गोद में उठाते थे, हेलीकॉप्टर में रहते थे, हेलीकॉप्टर से उतार के लाते थे और सुबह की, दोपहर की, रात की दवाइयाँ मुझे नियमित देते थे। और जब भी हमें उल्टियाँ आती थीं, कई बार उनके ऊपर भी मैंने उल्टी कर दी और कई बार रात में डायलिसिस कराता था और सुबह चिलचिलाती धूप में चल पड़ता था। यह अलग बात है कि अब हमारी पार्टी कहती है कि मेरे गुर्दे पार्टी का काम करते हुए नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल्स की वजह से ख़राब हुए हैं। ऐसा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन सिंह ने मेरे स्वास्थ्य को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी टिप्पणी की। ये उनका आकलन है, उनकी सोच है, उनका तरीका है। लेकिन आपने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? ये मेरी, कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो है, कुछ लोग ठोकर खा के सीखते हैं और कुछ लोग दूसरों की ठोकर देख के सीखते हैं। मैं ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं दूसरों को भी ठोकर देख के सीखने वालों में नहीं हूँ, मैं ठोकर खा के सीखा हूँ। और जब
मैं सिंगापुर में था और जब लगभग 5-6 महीने का प्रवास था, और जब मैंने मृत्यु को बहुत नज़दीक से देखा, क्योंकि लोगों को ये तो पता है मेरे दोनों गुर्दे चले गए, ये नहीं पता है कि इसी दिल्ली में गलत ऑपरेशन के कारण 70% मेरी आंतड़ियाँ भी नहीं है। तो मेरे गुर्दे के जाने के पीछे इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं, इंटेस्टाइन कहते हैं, यानी कुछ भी मैं भोजन करता हूँ तो उसकी पाचन बिल्कुल शक्ति बहुत कम है। और मैं 100 किलो मेरा वजन होता था, मेरी ठुड्डी और मेरी गर्दन का पता था, ग्रीवा का पता ही नहीं चलता था, एक हो गई थी, भीम का एक काया थी मेरी, और मैं लगभग 30 किलो वजन मैंने खोया है। और ये वजन कायम रहे, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और गुर्दा तो मिल गया और उसका प्रत्यारोपण भी हो गया। मैं ये नहीं कहता मैं स्वस्थ हो गया, लेकिन शरीर की मरम्मत हो गई। आपने समाजवादी पार्टी से जब पदों से इस्तीफा दिया था तो आपने ये कहा था कि आप आराम करना चाहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल करना चाहते हैं, इसीलिए आपने इस्तीफा दिया था? निश्चित रूप से मैंने इसलिए इस्तीफा दिया था। और ये चूँकि अदालत है और कटघरा है और जज हैं और आप और जनता है, सबसे बड़ी बात देश देख रहा है, ये एक प्रत्यक्ष कारण था और एक तात्कालिक कारण था। और इसके साथ साथ मन का एक रोष भी था कि ये आपाधापी भाग दौड़ ये एक मरीचिका है। किस लिए? मैं आपकी बात अभी भी नहीं समझ पाया हूँ। आपको जब पहली बार ये इस बात की समझ आ गई कि अब किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, उसके बावजूद मैंने देखा पिछले 1 महीने में आप कहाँ घूमे। आप मथुरा गए, एटा गए, आजमगढ़ गए, वाराणसी गए, हरदोई गए, शाहजहाँपुर गए, गोरखपुर गए, बरेली गए, रामपुर, बलिया, जौनपुर। ये आपका 1.5 महीने का प्रोग्राम है। मिर्जापुर छूट गया है। अच्छा। और आज भी एक रैली करके आ रहा हूँ। तो यहाँ आने के पहले भी आप रैली करके आ रहे हैं? रैली, बड़ी रैली करके आ रहा हूँ। ये किडनी के पेशेंट को तो ये काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना जिसको चाहिए। ट्रांसप्लांट हुआ है उसको तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। भीड़ से बचना चाहिए और हाइजीन से रहना चाहिए, लोगों से मिलने जुलने में परहेज रखना चाहिए, पीने का पानी सैनिटाइज रखना चाहिए, कम से कम 7 घंटा सोना चाहिए। हर वो काम जो किडनी के पेशेंट को नहीं करना चाहिए। 11 क्रिएटिनिन, 7 हीमोग्लोबिन और डायलिसिस पर रहने के बावजूद रात में डायलिसिस और सवेरे प्रचार, वह मैंने मुलायम सिंह के मुंह में किया। और अब जो मैं कर रहा हूँ वह मुलायम सिंह के अहंकार और उनके गलत नीतियों को का पर्दाफाश करने के लिए कर रहा हूँ। मेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरा फरेब मुझे रोशनी मिली। आपके जो डॉक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। जिस तरह की लाइफ अब आप जी रहे हैं कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, बहुत ख़तरनाक है, मुझे भी पता है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं जो प्रत्यारोपित किडनी का जीवन अगर हम बहुत एहतियात बरतें हैं तो 14-15 वर्ष है, एहतियात न बरतें तो हो सकता है कल ख़राब हो जाए। लेकिन ऐसे जीने से क्या फ़ायदा जिस जीवन में आपको यह पता चले कि 14 साल तक आपने जिसके लिए तन मन धन सर्वस्व निछावर किया, उन्होंने आपको वफा के बदले बेवफाई दी, करुणा के बदले घृणा दी, और सार्वजनिक रूप से उस परिवार ने जिसके साथ आपने राजनीति नहीं की, जिसकी ढाल और कवच बन करके आपने लड़ाई लड़ी, उन्होंने आपको धोखा दिया। तो मैं समझता हूँ कि यह मेरा दायित्व है, यह मेरा कर्तव्य है। तो आप बदला ले रहे हैं? ये बदला नहीं ले रहा हूँ, अपने 14 साल के किए पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। लेकिन ये प्रायश्चित थोड़ा इंतजार कर सकता था जब थोड़ी सेहत ठीक हो जाए। लोहा जब गर्म हो तभी चोट करना चाहिए। आप जो आपने बीड़ा उठाया कि समाजवादी पार्टी को नेस्तनाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, उसी रास्ते पर चलते रहे। अब चुप नहीं रहना चाहता, और चुप रह करके मौन स्वीकृति लक्षणम। तो जब इतिहास लिखा जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि तटस्थता भी अपने आप में एक अपराध है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और आप मौन हैं और आप मुखर नहीं हैं तो आप अपराधी हैं। और जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास, ये दिनकर जी ने कहा था। तो मैं तटस्थ अब नहीं रहना चाहता। मेरा मन जो कहता है, मेरा हृदय जो कहता है, वही मेरी जीवा कहना चाहती है। मैं 14 साल तक वो जो 3D लाइफ, 3D फिल्म की तरह दिमाग में कुछ, जम्मू पर कुछ और हृदय में कुछ,
ये जो 3 डायमेंशनल लाइफ अब मैंने जी करके घुट घुट करके जीना नहीं चाहता। सच बोल बोल कर, चाहे मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए, मैं मर जाऊंगा तो खुश रहूंगा। जो आपकी फितरत है उसमें आप हमेशा ऐसी बातें कहते थे कि जो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। और उसके आगे की लाइन है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम।